नेक्स्ट जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज सिस्टम ऑफ कोनिक्स। इससे पहले हमने सिंगल कोनिक के लिए देखा था हम कैसे उसे ट्रेस कर सकते हैं, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई कोनिक एलिप्स कब होगा, हाइपरबोला होगा, ये सारा हमने काम पहले कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सिस्टम ऑफ कोनिक को बेसिकली डिस्कस करना है। उससे पहले एक यहाँ पे लिखा हुआ है कोनिक थ्रू 5 पॉइंट्स। हमें प्रूव करना है कि वन एंड ओनली वन कोनिक कैन बी ड्रॉन थ्रू 5 पॉइंट्स की 5 पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही कोनिक जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, नो 3 ऑफ विच। तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे वो लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कोनिक की इक्वेशन दिख रही है जो हम पहले भी लेते हैं। हमने पहले क्या किया, ये जो सी कांस्टेंट टर्म है हमने सी से सारे एक्सप्रेशन को डिवाइड कराया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो a बाई सी है हमने इसे न्यू कांस्टेंट मान लिया a1। लाइकवाइज बाकी जो कांस्टेंट्स हैं उनको भी मैंने न्यू रिप्रेजेंटेशन दी। अब ये जो इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन जो हमारे पास अभी बनी है सी से डिवीजन के बाद, हमें इसमें क्या करना है, 5 पॉइंट्स के थ्रू इसे पास कराना है। अब अगर पॉइंट हमारे कोनिक पे लाई करेंगे तो वो इक्वेशन ऑफ कोनिक को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने 1 बाय 1 ये 5 के 5 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे पुट करने हैं। सो जब हम 5 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हमारे पास 5 अननोन्स आएंगे। सो 5 अननोन्स जब आएंगे देन फ्रॉम 1 वी गेट ओनली 1। अब देखो यहाँ पे 5 अननोन्स जो है A1 H1 B1 G1 F1, ये सारी वैल्यूज इससे आएगी। तो यहाँ पे देखो इक्वेशंस भी 5 हैं और अननोन्स भी 5 है, तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक ही कोनिक आएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में A1 H1 अगर एक ही आएंगे, मतलब मान लो A1 की सिर्फ एक ही वैल्यू है 2, H1 की सिर्फ 3 वैल्यू है, तो अल्टीमेटली हमें एक सिंगल कोनिक मिलेगा। तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि 5 पॉइंट्स के थ्रू हमारा सिर्फ एक ही कोनिक जो है वो पास करेगा। नेक्स्ट जो हमें मेन करना है, ये हमारा आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा कि अगर हमें 2 गिवन कोनिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक कोनिक निकालना है। पहला कोनिक हमने लिया एस से, यहाँ पे जो S1 है ना, पहले इससे पहले जो हमने चेक किया है, हमने S1 का मीनिंग वो लिया था जब हम पॉइंट को पुट करते हैं कोनिक में। यहाँ पर S1 का वो मीनिंग नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर नोटेशन कुछ और ले सकते हो, मतलब फर्स्ट कोनिक और ये सेकेंड कोनिक। अगर आप रिकॉल करो, हम जब प्लेन की इक्वेशन की बात करते थे 12th क्लास में कि अगर 2 लाइन्स गिवन है, 2 लाइन्स से पासिंग हमें प्लेन फाइंड आउट करना है। सो जैसे हम लाइन के लिए करते थे कि अगर 2 लाइन्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्लेन निकालना है तो फर्स्ट लाइन प्लस के टाइम सेकेंड लाइन, तो ऐसे यहाँ पे हमें कोनिक के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क करना है, फर्स्ट कोनिक प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड कोनिक। तो ये जो इक्वेशन आएगी दिस विल बी ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। एंड यहाँ पे जो लैम्डा है, न्यूमेरिकल्स में हमें कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, वहां से हम लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमें देखना है कि इन जनरल जो हमारे कोनिक्स हैं वो कितने पॉइंट से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो हमने एक कोनिक लिया S, दूसरा लिया S1। हमें जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होता है हम किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट। यहाँ हमें एलिमिनेशन करके नहीं दिखानी है, लेकिन जैसे ही हम एलिमिनेशन करेंगे, मान लो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके y की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें 4th डिग्री की इक्वेशन मिलेगी y में। तो इससे क्या होगा, हमारे पास 4 वैल्यूज आएंगी x की। अब ये जो 4 वैल्यूज हैं वो कॉरस्पॉन्ड करेंगी वेरियस पॉसिबिलिटीज। मीन्स अब ये जो 4 वैल्यूज हैं हो सकता है कि वो हमारे पास सेम आए या डिफरेंट आए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कॉन्टैक्ट ऑफ जीरोथ ऑर्डर। जीरोथ ऑर्डर में देखो जो ये फर्स्ट वाला केस है कि इसमें 2 कोनिक जो है वो 4 पॉइंट्स पे जो है वो कट कर रहे हैं। मैक्सिमम जो हमारा है कि 2 कोनिक जो है, इलिप्स एक कोनिक होता है यहाँ पे, इसलिए इलिप्स के एग्जाम्पल से बताया गया। तो 2 कोनिक जो है मैक्सिमम 4 पॉइंट पे कट कर सकते हैं, जो हमने ऊपर बोला। अब ये इसे हम बोला करेंगे कॉन्टैक्ट ऑफ जीरो ऑर्डर। अगर हमारे पास 2 कोनिक जो है वो 3 पॉइंट्स पे कट करें, मतलब 2 पॉइंट, देखो टोटल 4 रूट्स थे, 4 में से 3 रूट्स तो डिफरेंट है और जो 4th रूट है वो किसी एक रूट से मैच कर जाए, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में क्या है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम है कि हम इसमें 2 रूट्स एक जैसी वैल्यू है कि मान लो 2 रूट्स आ गए आपके 2,2 और 2 रूट्स आ गए 3,3, तो दैट मीन्स दिस इज द कॉन्टैक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। एंड लास्ट जो है दैट इज कॉन्टैक्ट ऑफ थर्ड ऑर्डर, जिसमें सारे के सारे जो रूट्स हैं 4 के 4 वो हमारे क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ
कॉन्टैक्ट्स पॉसिबल हैं कोनिक के केस में। हमारे न्यूमेरिकल में सेकेंड ऑर्डर का जो कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा यूज होगा। एक टर्म और है कि हमें कोनिक की इक्वेशन निकालनी है विच पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड टू स्ट्रेट लाइन। हमें अब देखो एक तो कोनिक गिवन है और टू स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो आपको बस न्यूमेरिकल्स के लिए ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट कोनिक प्लस लैम्डा टाइम। अब देखो दो लाइंस हैं, पिछली बार दो कोनिक थे तो मैंने लिखा फर्स्ट कोनिक प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड कोनिक। अब की बार एक कोनिक गिवन है और दो लाइंस गिवन है, तो अगर हम दो लाइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी तो हमें 2 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। और हमें पता है कि पेयर ऑफ लाइंस जो है वो भी एक कोनिक का ही पर्टिकुलर केस होता है, तो है वही कंसेप्ट फर्स्ट कोनिक प्लस लैम्डा टाइम्स जो दो लाइंस गिवन है उनकी मल्टीप्लिकेशन। इसमें डेफिनेशन आती है नेक्स्ट डबल कॉन्टैक्ट की, इफ टू कोनिक टच ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। अगर टू कोनिक जो है वो जैसे मैंने अभी बताया कॉन्टैक्ट ऑफ डबल ऑर्डर, तो उसे हम डबल कॉन्टैक्ट भी बोल दिया करेंगे। एक ये टर्म है कि अगर हमारे पास एक कोनिक है और एक ही लाइन है तो हम लाइन का स्केयर कर देंगे, क्योंकि देखो पेयर ऑफ लाइंस ही हमारा कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने अभी आपको 3 केसेस कराए। फर्स्ट केस में हमने 2 कोनिक्स गिवन थे, तो फर्स्ट कोनिक प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड कोनिक। फिर हमने एक कोनिक और 2 लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क किया, तो फर्स्ट कोनिक प्लस लैम्डा टाइम मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द लाइंस। और अगर हमें एक कोनिक और एक ही लाइन गिवन है तो हम उस लाइन का क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। सो अब हम न्यूमेरिकल्स पे चलें अगर, तो फर्स्ट जैसे एग्जांपल है, यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा जो हमने अभी सारी टर्म्स डिस्कस की हैं। शो दैट ऑल द कॉनिक विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर देमसेल्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सबसे पहले तो जो हाइपरबोला है वो हमारे पास कोनिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने माना फर्स्ट कोनिक S, दूसरा कोनिक लिया S1। मुझे पता है कि इंटरसेक्शन से मैंने जो भी सिखाया फर्स्ट कोनिक प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड कोनिक इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास कोनिक की इक्वेशन हो गई। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कंडीशन होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बेसिकली उसमें a इज इक्वल टू माइनस b होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का नेगेटिव होता है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कंडीशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा फर्स्ट कोनिक के लिए, अगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। लाइकवाइज जो सेकंड कोनिक है अगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर उसका भी क्या हो जाएगा, 0। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि जो ये रिजल्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कोनिक प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड कोनिक, ये हमारा फिर से एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो अगर इसने पहले हमने लिख लिया ये वाला कोनिक फर्स्ट कोनिक प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड कोनिक करके, फिर हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई सारी सिमिलर टर्म्स को कॉमन निकाला। अब ये जो 4 इक्वेशन है अगर हम चाहते हैं कि ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करे, तो फिर से वही कंडीशन इसके लिए आनी चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, हम जब लैम्डा वाली टर्म्स को कॉमन निकालेंगे तो ये a प्लस बी 0 था, a1 प्लस b1 0 था, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्टेंट जो है ये 0 हो गया। फोर्थ इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी जो फोर्थ इक्वेशन है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोनिक विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन कोनिक रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन देन शो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज रियल। हमें बताना है कि दो कोनिक की इंटरसेक्शन से जो कोनिक पास करता है, सबसे पहले तो 2 कोनिक की इंटरसेक्शन से जो कोनिक पास करता है उसकी इक्वेशन s प्लस लैम्डा टाइम s1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने पहले तो थर्ड इक्वेशन लिख ली। अब हमें चाहिए कि ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे, तो वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी, हमने ये स्कीम करी है फर्स्ट चैप्टर में कि अगर जो स्ट्रेट लाइन के केसेस आते हैं वो तब आते हैं जब डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होता है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ इससे पहले वीडियोज में। सो डिटर्मिनेंट अगर हमारा इक्वल टू हम 0 कर दे, तो ये डिटर्मिनेंट को हमने यहाँ पे लिखा एक बार। उसके बाद हम ये चेक करें कि जो हमें इक्वेशन मिलेगी आफ्टर सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट, हमने पूरा सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ इस तरह से फैक्टर्स देखने हैं बेसिकली। तो हमने देखा यहाँ पे लैम्डा जो है उसकी 3 डिग्री आ रही है,
लैम्डा क्यूब में आ रहा है, यानी हमें लैम्डा की 3 वैल्यूज मिलेंगी। अब हमें पता है कि जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके पास एक रियल रूट होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में अकर करते हैं। मान लो हमारे पास किसी इक्वेशन का एक रूट a प्लस आयोटा भी है, तो हमेशा a माइनस आयोटा भी उसका रूट आएगा। ये हमारा कंसेप्ट अलजेब्रा से आता है। सो क्यूबिक इक्वेशन जो है उसमें दो रूट्स तो मान लो, अगर हम मान लेते हैं कि दो रूट्स हमारे इमेजिनरी है, थर्ड रूट अगर इमेजिनरी हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका कॉन्जुगेट भी रूट बनना चाहिए, लेकिन इक्वेशन तो 3 डिग्री की है। तो ये रिजल्ट है कि जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके पास हमेशा एक कम से कम एक रियल रूट जरूर होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर एक रियल रूट है यानी एक हमें रियल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो जो फिफ्थ एग्जांपल है उसमें प्रूव दैट द कोनिक दिस एंड दिस हैव डबल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। देखो डबल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, मैंने डायग्राम भी एक्सप्लेन किया था अभी जब हमने स्टार्ट किया था कि कॉन्टैक्ट ऑफ डबल ऑर्डर में क्या होता है। उसमें बेसिकली टू रूट्स जो है वो एक तरह से होते हैं और टू रूट्स जो है वो एक तरह से होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो टू रूट्स एक तरह से होते हैं और टू रूट्स इस तरह से इक्वल होते हैं आपस में। तो एक तो मुझे वो प्रूव करना है, और मुझे क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट टू पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाफ पे चलते हैं, हम दोनों कोनी की इक्वेशन को लिखते हैं। फिर हमने क्या किया, देखो अब यहाँ पे ना फर्स्ट इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। हमें बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे एक इक्वेशन से और उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उससे इजीली वैल्यू आ सकती है एक वेरिएबल की, तो मैंने वही किया। तो मैंने यहाँ पे y को क्या पुट किया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 सेकेंड इक्वेशन में। वहां से हमने जब सॉल्व किया इसे, x की वैल्यूज आई, दो वैल्यूज आप देख रहे हो कि एक तरह से आ रही है सेम, और टू वैल्यूज जो है वो आपस में इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये डबल कॉन्टैक्ट का केस है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने y की वैल्यूज भी निकाल ली। सो देखो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, हालांकि 4 वैल्यूज आई, उनमें से दो एक जैसी हैं और दो एक जैसी हैं, तो इसलिए ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया कि एक पॉइंट हमारा ये बनेगा और एक पॉइंट जब मेरा ये बनेगा जहां मैं कर्सर मूव कर रही हूँ। तो x अगर 1 है तो y 0 है, तो एक पॉइंट तो बन गया हमारा 1 0 और दूसरा पॉइंट बन गया -11/3, 4/13। तो इससे पहली बात प्रूव हो गई कि डबल कॉन्टैक्ट है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब हमें सेकेंड हाफ में क्या करना है, अगर हम स्टेटमेंट चेक करें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट द टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मान लो हम इस फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो मान लो मैंने जो फर्स्ट मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या किया, टेंजेंट जो है वो ड्रॉ किया। तो ये फर्स्ट टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया। अब सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस वन। तो अब ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये हमारे एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट करेंगे। तो हमें वही निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मुझे ये पॉइंट निकालना है ऑफ टेंजेंट्स एट द टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जो डायग्राम है इससे आपको बेस्ट समझ आएगा कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पहला पॉइंट लेते हैं 1 0। 1 0 पॉइंट जो है, सपोज हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा 1 0 पॉइंट है। तो हमें इस पॉइंट से कोनिक के क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। अब देखो ये जो लाइन है वो पहले कोनिक को भी टच कर रही है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, और जो सेकेंड कोनिक है उसको भी टच कर रही है। तो हम किसी भी पॉइंट से क्या कर सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं किसी भी कोनिक से। मैंने फर्स्ट कोनिक इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट कोनिक की इक्वेशन थोड़ी सिंपल है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x(x1) प्लस यहाँ पे क्या होगा, y स्क्वायर की जगह y(y1) होगा, कोफिशिएंट सारे सेम रहते हैं। सो ये मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी यहाँ से, x(x1) प्लस y(y1) वाला कंसेप्ट लिखा। उसके बाद यहाँ से हमने पुट किया, x1 को हमने 1 पुट किया यहाँ पर,
और y1 को हमने 0 पुट किया तो वहाँ से हमारी x की वैल्यू आई। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे जो ये वाला मेंशन करा है, मान लो कि ये जो पॉइंट है दैट इज -11/13, 4/13। इस पॉइंट से भी मुझे क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो वो मैंने फिर से लिखी। तो x की जो, अब हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का। तो बिल्कुल सिंपल हो गया ये, थर्ड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली और वो मैंने y में पुट कर दी। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया टेंजेंट्स का, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था।